विभोर, कैसे हो? थैंक यू सर, थैंक यू। मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हो? एकदम बढ़िया। मुद्दे पे आते हैं। डन। ये लास्ट टाइम आपने बिल्कुल जब आए थे, वीडियो हमारे चैनल पे ऑलरेडी ये लोग देख सकते हैं, वहाँ पर आपने कहा था कि एक जगह पर आपने एक पैटर्न देखा था, एक टॉप बनते हुए देखा था और एक ड्रॉप होने की संभावनाएं थी। राइट। उसके बाद भी मैंने एक बार ऐसे ही मैं स्क्रॉल कर रहा था, मैं ज़्यादा ट्विटर पे जाता नहीं हूँ, लेकिन अभी आई थिंक सो कुछ दिन पहले भी आपने कुछ एक ट्वीट किया था विच वॉज काइंड ऑफ सटल वार्निंग थी कि भाई संभल के रहो, मार्केट में ऐसा कुछ हो सकता है। पहली चीज़, आपने ऐसा क्या देखा था बाजार में जिससे आपको पता लगा कि भाई मार्केट वीक हो सकता है, एंड अभी एक्चुअली हो क्या रहा है, इसको पूरा आराम से आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए। देखिए, बेसिकली क्या है कि मार्केट टेक्निकल और फंडामेंटल दोनों पे रन करती है, बट टेक्निकल डेराइव फंडामेंटल से ही होते हैं। फंडामेंटल में इंडियन ग्लोबल आ गया, ग्लोबल मार्केट आ गया, फॉर एग्जांपल यूएस का ले सकते हो, इन्फ्लेशन डेटा फैक्ट जो मैं अभी डिस्कस करूंगा। और सबसे बड़ी बात थी कि उस टाइम भी यही हुआ था कि आरबीआई ने पहले भी रेट कट नहीं दिया था, अब की बार भी रेट कट नहीं दिया, जिसकी वजह से सेंटिमेंट्स डेफिनेटली हर्ट हुए। मार्केट में क्या हो रहा था, 24,800 का एक लेवल ऐसा था निफ्टी जो क्रॉस नहीं कर पा रहा था। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार अटेम्प्ट किया, वहां बन गया वन ऑफ माय फेवरेट पैटर्न, दैट इज इनसाइड बार। इनसाइड बार पैटर्न बना और उसका ब्रेकडाउन मिल गया। तब बैंक निफ्टी को ट्रेड कर रही थी 52,300 के आसपास। मैंने कहा भाई, जिस हिसाब से ये फॉल आ रहा है, एक गैप भी था बैंक निफ्टी के चार्ट में, मैंने कहा ये गैप फिल करने जाएगा, 51,000 का लेवल आएगा। 50,800 भी पंच हुआ, मेरा टारगेट हो गया, मैंने 1200-1300 पॉइंट आराम से निकाले। जो मुझे दिख रहा था मेरा पोर्टफोलियो डाउन है, वो फ्यूचर से शॉर्ट करके कवर हुआ या पुट्स वगैरह में कवर हुआ, थोड़ा सा एक बैलेंस वगैरह हो गया। मेन रीजन ये था कि पहले फेड ने ये कहा था कि भाई हम 2025 में 3 रेट कट देने वाले हैं। 25 बीपीएस, 25 बीपीएस, 25 बीपीएस भी आता तो 75 बीपीएस बन जाता, या एक बन जाता। अब की मीटिंग में फेड ने बोल दिया कि हम सिर्फ 2 रेट कट ही देंगे, तो मोस्ट प्रोबेबली वो 50 बीपीएस आने वाला है। ओके। तो आप अगर सोच के बैठे थे कि भाई मेरा लोन है, सपोज करते हैं 1 करोड़ के आसपास, उसकी ईएमआई जाती है XYZ, अगले साल उसकी ईएमआई कम हो जाएगी, मैं कमाऊंगा, सेव करूंगा, बचेगा मेरे पास, या मार्केट में इन्वेस्ट करूंगा, राइट, ये होता। बट अब क्या होने वाला है, अब आपकी ईएमआई उससे उतनी तो कम नहीं हुई जो आपने एक्सपेक्ट करा, तो आप कम सेव कर पाओगे, कम सेव कर पाओगे तो मार्केट में कम आएगा पैसा। ये पहला हुआ। ठीक है। दूसरा, यूएस का जो इन्फ्लेशन डेटा प्रोजेक्टेड था 2025 के लिए, वो था 2.1। ओके। अब उन्होंने उसको बढ़ाकर कर दिया 2.5, 2.5, 2.6 उन्होंने बोल दिया। तो आप एक बात सोचो, जब सामने से बड़े बड़े लोग, इकोनॉमिस्ट बोल रहे हैं कि भैया महंगाई बढ़ेगी, तो ये नेगेटिव बात है ना। तो लोग पहले ही क्या कर रहे हैं, बाय करके रख रहे हैं चीजें। मान लो उसे कुछ भी बाय करना है, गुड्स जो पेरिशेबल नहीं है, वो पहले से ही बाय करके रख रहे हैं कि भैया महंगाई बढ़ेगी, जिसकी वजह से मार्केट से मेरी लिक्विडिटी कम हो गई। 2 चीज़ों डबल हर्ट हुई। तीसरी चीज सबसे बड़ी क्या हुई, यहां पर वहां पर तो इंटरेस्ट रेट कम हो रहे हैं, यहां पर इंडिया में कम नहीं हो रहे, क्योंकि इन्फ्लेशन डेटा उतना डीप डाइव नहीं गया। ओके। तो एक तरफ से आपके पास 3 बैक टू बैक आ गए, प्लस Q2 में कोई भी एक ऐसी कंपनी नहीं चाहिए जिसके ब्लास्टेड रिजल्ट्स आए हों। Q2 के आप रिजल्ट देखोगे, HDFC बैंक के देख लो, वो तो 20% पे फ्लैट ही चलता है हर बार, राइट। रिलायंस का देख लो, एशियन पेंट्स तो बिरला की वजह से गिरा, तो सबके नेगेटिव रिजल्ट्स आए, जिसकी वजह से ये एक सर्टेन फॉल आना था। गॉट इट। तो ये सारे मल्टीपल फैक्टर्स थे जिसके कारण ये आया। बट विभोर, एक चीज़ आप हमें ये समझाइए कि ऐसे में आप मार्केट को आने वाले, लेट्स से अब तो देखिए 2025 आ ही गया, ठीक है, इट्स राउंड द कॉर्नर। आपको क्या लग रहा है 2025 में एक ओवरऑल अगर मैं सिनेरियो लेता हूँ, देखो डे टू डे प्रिडिक्ट करना तो आसान है नहीं, Right. मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, बट आपको क्या लगता है 2025 में मार्केट ओवरऑल कैसा रहेगा? क्या हमें एक वन साइडेड रैली मिलेगी कि भाई ऑलरेडी टूटा हुआ है तो भाई वन साइडेड रैली, या हम और नीचे गिर जाएंगे, या साइडवेज हो जाएंगे? आपको क्या लगता है, आपकी एनालिसिस क्या कहती है? Q3 के रिजल्ट्स जो अभी चल रहा है, यानी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर वाला, वो उतने अच्छे नहीं आएंगे। आईटी स्टॉक्स विल डू गुड, आईटी स्टॉक्स अच्छा करेंगे, नैस्डैक पॉजिटिव है, प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, जो इनकी वर्कफोर्स है वो वापस आनी शुरू हो गई। पहले क्या हो रहा था, एट्रिशन हो रहा था। एट्रिशन क्या होता है मैं समझा देता हूँ। जब जॉब छोड़कर लोग जाते हैं, निकल जाते हैं, उसको एट्रिशन बोला जाता है आईटी इंडस्ट्री में। जितनी कम होती जाएगी ये उतना नेगेटिव है उस कंपनी के लिए। वर्कफोर्स कम हो रही है, तो आपके एम्प्लॉय सस्टेन क्यों नहीं कर पा रहे? कुछ ना कुछ, या तो पैकेज कम दे रहे हो, या और कोई सामने वाला अच्छा दे रहा है, किसी दूसरी इंडस्ट्री में अच्छा पैकेज है, जिसकी वजह से आप बाहर निकल रहे हैं लोग। आईटी इंडस्ट्री के कोई भी स्टॉक्स ले लो, टीसीएस ले लो, इन्फी ले लो, विप्रो ले लो, भर भर के रिजर्व्स हैं इनके पास, तो अच्छा पैकेज दो ना। वो दे नहीं रहे। नहीं देते। आप देखते हो कोई भी बंदा बीटेक वगैरह करता है तो उसको बीसीए करता है, बीटेक वगैरह करता है, 2, 4, 5 लाख का पैकेज वगैरह दे देते हैं फ्रेशर वगैरह को। उस इन्फ्लेशन से वो नहीं कमा सकता।
बट चलिए वापस आते हैं। तो क्वार्टर 3 के बाकी स्टॉक्स के रिजल्ट खराब आएंगे और आईटी के स्टॉक्स अच्छे आएंगे। ठीक है। क्वार्टर 4 वापस से थोड़ा सा रिबाउंड करना शुरू करेगा, बाकी बजट पर डिपेंड करेगा उस टाइम। मोस्ट इंपॉर्टेंटली 2025 में मार्केट वोलेटिलिटी कितनी भी हो, निफ्टी न्यू हाई बनाएगा ही बनाएगा। ओह ओके। मेरे हिसाब से निफ्टी न्यू हाई बनाएगा ही बनाएगा। 2025 जो है वो एक गैन ईयर है। ओके, थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए, गैन ईयर मतलब क्या होगा? गैन ईयर बेसिकली गैन नंबर्स पे चलता है, Okay. राइट? जैसे मैं आपको बोलूं 100 और 110, आप दोनों में से 100 प्रेफर करोगे, एक राउंड ऑफ नंबर है। 10 मल्टीप्लाई बाय 10 दैट इज अ गैन थ्योरी। तो ये डेट्स पे काम करता है, ठीक है? जैसे अगर मैं आपको बोलता हूं फॉर एग्जांपल 10,000 या 11,000 या 12,000, आपको गया 10,000, 100 मल्टीप्लाई बाय 100, 45 मल्टीप्लाई बाय 45 दैट इज 2025, राइट? ये इतने टाइम बाद ईयर आया है। ईयर की वजह से भी बात ना करूं, जो क्वार्टर 2 के नेगेटिव रिजल्ट्स थे वो फैक्टर इन हो गए। अब जैसे ही अच्छा रिजल्ट आएगा तो आप उसको प्रीवियस वीक क्वार्टर से कंपेयर करोगे, तो जैसे ही अच्छा रिजल्ट आएगा अब मार्केट बोलेगा अब भागेगा। तीसरी सबसे बड़ी बात क्या है, आपने देखा क्वार्टर 2 का जो रिजल्ट है वो आएगा जुलाई अगस्त सितंबर तक, बट मेन फेस्टिवल तो अक्टूबर नवंबर में आया ना। करेक्ट। दिवाली आ गई, न्यू ईयर आ गया, विंटर वेकेशंस आ गया, तो इस बीच में होटल के स्टॉक्स और भागेंगे। ओके, लोग शादियां करने जाएंगे, बिल्कुल। होटल्स बुक करेंगे, रिसोर्ट्स बुक करेंगे, विंटर वेकेशन के लिए जाएंगे, छुट्टियों में जाएंगे, तो होटल इंडस्ट्री, इंडियन होटल्स उठा के देख लो, ओके, लेमन ट्री उठा के देख लो, ठीक है। ये वो सीजन है उनके कमाने का। ओके, ये लॉजिक है। वाह। अच्छा, मुझे एक और चीज़ बताइए कि अगर मैं ओवरऑल, जैसे ऑल्दो आपने कुछ सेक्टर्स तो बता ही दिए कि ये वाले स्टॉक्स बेटर परफॉर्म करेंगे, मैं 2025 के हिसाब से अगर मैं पूछूं कि यार विभोर कोई एक सेक्टर जो मेरे लिए एक सेफ बेट होगा टू एक्यूमुलेट, और मैं अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से अब सोच रहा हूँ कि भाई मेरे को बार्गेन मिल जाए तो मैं 2 3 4 साल तक अगर होल्ड कर सकता हूँ, तो ऐसा कोई सेक्टर आपकी नज़र में है जो आप बोलोगे कि ये तो हो ही सकता है कि आने वाले टाइम पे परफॉर्म करे? डेफिनेटली हो सकता है, और मैं आपको उसका लॉजिक भी क्लियर करता हूँ। देखिए, एक चीज तो क्लियर है कि आप ट्रेन से ट्रैवल क्यों करते हो। मैं तो बहुत कम करता हूँ यार। अगर कोई इंसान है वो ट्रेन से ट्रैवल क्यों करेगा? ट्रेन से कंपेयर टू रोड के मुकाबले चलते चलो, कंफर्ट के हिसाब से कंफर्ट और टाइमली पहुंच जाएंगे वहाँ टाइमली पे, पहुंच जाएंगे, और एफर्ट्स उतने नहीं लगेंगे, हॉस्पिटैलिटी सही है उनकी, बेटर है, काफ़ी काफ़ी सेफ्टी। सेफ्टी, करेक्ट, हाँ Safety. सेफ्टी है बिल्कुल। आप रोड से जा रहे हो दिल्ली टू मुंबई, आप ट्रेन से जा रहे हो, ज्यादा सेफ कौन है? ऑब्वियसली ट्रेन है। ट्रेन है ना, करेक्ट, उसमें एक्सीडेंट का चांस 1 इन अ ब्लू बहुत रेयर है, बहुत रेयर है, राइट? करेक्ट। लास्ट टाइम क्या हुआ था, जब आपने देखा था कि उड़ीसा वगैरह में एक्सीडेंट हुआ था, जब ट्रेन कोलाइड हो गई थी, उस टाइम पर कवच सिस्टम उस ट्रैक पे नहीं था। ठीक है। ये बेसिकली कवच सिस्टम क्या है समझाता हूँ। जैसा नाम है कवच, यानी कि एक प्रोटेक्शन। ट्रेन के ऊपर, ट्रेन की पटरियों के ऊपर कवच सिस्टम लगाया जा रहा है ताकि सामने कोई भी ऑब्जेक्ट आ जाए, और ये एआई के साथ भी बिल्ड किया जा रहा है कि अगर सामने कोई भी ऑब्जेक्ट आ जाए, गाय आ गई या कोई एनिमल वगैरह आ गए, या कोई किसी ने मान लेते एक बड़ा सा पत्थर वगैरह रख दिया, या कोई बैठा ही हुआ है वहां पर, और लेट्स टू लेट्स कोई ट्रेन आ गई, तो वो पहले ही उसको रोक देगा। ओके। इंडिया की रेलवे लाइन सबको पता है, इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट फर्स्ट लार्जेस्ट में चल रही है, जिस हिसाब से चल रहा है 1 लाख करोड़ किलोमीटर की हमारी रेलवे लाइन है। आप गैस करोगे उसमें से कवच सिस्टम कितना है? नो आइडिया, आप बताइए। सिर्फ 1500 करोड़। वाह, 1 लाख करोड़ में से सिर्फ 1500 करोड़? यस, क्योंकि ये इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर रेलवेज का गाँव में फैला हुआ है। आप किसी भी गाँव में जाओ, छोटी सिटी जहाँ पर रोड पतली सी होती हैं, आप गाड़ी से नहीं जा सकते, ट्रेन से जा सकते हो, कॉमन पर्सन के लिए। ठीक है। तो अब धीरे धीरे, मैं ये नहीं कहता कि 1500 का 1 लाख करोड़ 1 साल में हो जाएगा, 2 साल में होगा, 4-5 साल में तो होगा। हर साल अगर आप 8-10 हजार करोड़ जोड़ते भी जाओगे, धीरे धीरे वो फैलेगा। टेक्नोलॉजी इतनी बढ़िया बन रही है कि आप उसको रेप्लिकेट कर सकते हो। करेक्ट। ये बेचारा है HBL पावर, ये बेचारा है HBL पावर। मैंने HBL पावर लास्ट टाइम भी मैंने आपके साथ स्क्रीनशॉट दिया था, बिल्कुल। मैंने HBL पावर 51 रुपीज पे बाय करा था। उस टाइम तो टेक्निकल की वजह से करा था। ठीक है। आज 700 रुपए चल रहा है। आई एम स्टैंडिंग इन 1200% गेन्स, और मैं खड़ा हुआ हूँ फंडामेंटल्स की वजह से। हो भी सकता है कल HBL पावर 10% गिर जाए, 20% भी गिर जाए, मे बी क्वार्टर रिजल्ट की वजह से। अब भाई जब गवर्नमेंट से काम ले रहे हो तो जब ऑर्डर आएगा तो बना कर दोगे। मान लो हो सकता है इस क्वार्टर में ऑर्डर नहीं आया, अब पुराना वाला बैकलॉग आपका चल रहा है, पर मुझे पता है वो लंबी रेस का खिलाड़ी है। दूसरा, मोबाइल इंडिया में कौन बनाता है? बनाता कौन है? बनाता, मैन्युफैक्चर, यार आप बताइए। डिक्सन।
डिक्सन तो डिस्ट्रीब्यूटर हुआ ना, नहीं, मैन्युफैक्चरर। मैन्युफैक्चर, ठीक है। एप्पल के मोबाइल, अब आपने देखा एप्पल के मोबाइल इंडिया में टाटा बना रहा है, एप्पल खुद बैठ के थोड़ी बना रहा है, करेक्ट। तो वो तो थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग है। तो जो बनाएगा वो भी तो कुछ ना कुछ कमाएगा। पर आप ऐसा कह रहे हो, अगर आप डिक्सन पे देख रहे हो तो डिक्सन तो रुक ही नहीं रहा। आप कह रहे हो कि अभी और पोटेंशियल है उस हिसाब से, बिल्कुल अगर है। आप लॉजिक के, आपके लॉजिक के हिसाब से मैं जाऊँ। बिल्कुल है, रीजन समझिए। अगर एक इंडस्ट्री को, मैं आपके साथ पॉडकास्ट दूसरी बार तीसरी बार इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि पहले नॉलेज लोगों को अच्छी लगी, करेक्ट, उस पर व्यूज अच्छे आए, बिल्कुल। लोगों ने आप पे और हम पे ट्रस्ट करा, करेक्ट, तभी मैं वापस आपके पास आया, बिल्कुल। आप मेरे पास आए। बिल्कुल। सेम तरीके से अगर किसी कंपनी को बार बार ऑर्डर मिल रहे हैं तो उसकी ऑर्डर बुक स्ट्रांग है, और ऑर्डर बुक इसलिए स्ट्रांग है क्योंकि उसने पहले परफॉर्म करके दिखाया है। गवर्नमेंट ब्रिज बनाने का कॉन्ट्रैक्ट एलटी को ही क्यों देती है? ट्रस्ट है। ट्रस्ट है ना। करेक्ट, टाटा ट्रस्ट है, बिल्कुल। राइट। अच्छा, यही चीज है। तो यहाँ पर क्या हुआ, डिक्सन मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में है, बनाता है, सामने वाले की लेबलिंग करता है, टेस्टिंग होती है, उस कंपनी को माल दे दिया जाता है, अब तुम इसका कुछ भी करो, परफेक्ट। राइट। इसमें मार्जिन कम होंगे क्योंकि वो कंपनी कहेगी भाई तू इतना महंगा बना के दे रहा है, मैं खुद ही बना लेती हूँ, तो बिल्कुल। मार्जिन कम होंगे। बिल्कुल। आप डिक्सन की बैलेंस शीट उठाकर देखो, देयर इज नॉट इवन अ सिंगल ईयर, नॉट इवन कोविड जब वो डाउन गया हो। करेक्ट। हर बंदे के पास आजकल 2-3 मोबाइल है, स्मार्टफोन सबके पास हो रहे हैं। ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली डिक्सन सिर्फ बड़े मैन्युफैक्चरिंग ही नहीं कर रहा, ठीक मतलब है। 1 लाख वाले फोन, 50,000 वाले फोन, वो छोटे भी कर रहा है। अभी उसका रीसेंट लास्ट हफ्ते वीवो के साथ पार्टनरशिप हुआ, यस, राइट। यस। वीवो 10,000 वाला मोबाइल बेचता है, 15 वाला भी बेचता है, 20-30 वाला भी सब बेचता है, है। तो वो सारी मैन्युफैक्चरिंग उसे मिल गई। ठीक है। अब वीवो के जितने मोबाइल बिकेंगे तो वीवो को प्रॉफिट, डिक्सन को प्रॉफिट, फिर वो डिक्सन को फोन करके बोलेगा अरे भाई और माल भेजो, वो बढ़ता जाएगा। गॉट इट, गॉट इट। डिक्सन का भी मैं आपको स्क्रीनशॉट दूंगा, ठीक मैंने है। ट्विटर पे भी डाला था, 8,000 पे मैंने बाय करा था, ठीक है। अभी 17-18-19,000 टच हो गया, मैं आराम से बैठा हुआ हूँ। क्यों? क्योंकि इसकी ऑर्डर बुक स्ट्रॉन्ग है। डिक्सन का तो मैंने देखा है, करेक्ट। तो ये दो चीज वंडरफुल, ले वंडरफुल। सकते हैं। मेरे लास्ट 2 सवाल हैं। पहला ये सवाल आपसे है कि 2025 में मैं अगर एक आम इंसान, जो काफ़ी हमारे व्यूअर्स हैं, आप लोगों के लिए हम पूछते हैं, पसंद आता तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो लेट्स से मेरे पास 1 लाख रुपीज़ है इन्वेस्टमेंट करने के, और मेरी हर महीने की जो सैलरी आती है सारे खर्चे हटाने के बाद भी मैं 10,000 रुपीज़ मंथ ऑन मंथ कुछ भी करके, मैं, आप FNO बोलोगे मैं FNO में डाल दूंगा, आप बोलोगे इन्वेस्ट कर ले इन्वेस्ट कर लूंगा, स्विंग बोलोगे स्विंग, क्रिप्टो बोलोगे क्रिप्टो कर लूंगा, 10,000। तो मेरी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? अगर मैं 1 लाख, मैंने लमसम एक है मेरे पास और अलग से मेरे पास 10,000 रुपीज़ है, आपके हिसाब से एक सही स्ट्रैटेजी ऐसा क्या हो सकता है? देखिए 10,000 रुपए में FNO तो ट्रेड हो नहीं सकता, या दूर के ऑप्शन खरीद सकते हैं ना, वो दूर के ऑप्शन आप खरीदोगे हीरो तो आप जीरो दूर वाला। कहीं देखता रह जाओगे, पास कुछ मिलेगा नहीं आपको। ठीक है, तो मतलब आप सीधे बोल रहे हो वो 10,000 पर मंथ वाले को तो वो छोड़ ही भूल ही देना जाओ। चाहिए। ठीक है। क्रिप्टो ट्रेड नहीं कर सकते, हाँ, वॉलेटाइल। FNO ट्रेडिंग, आप क्या सोच रहे हो बिटकॉइन 1 लाख का है, वो तो 1 लाख डॉलर का है ना, मोटा मोटा वो 85 लाख रुपए का हो गया, डॉलर के मुकाबले रुपए में देखो तो आपके 10,000 डालोगे उसमें क्या मिलेगा, मूंगफली भी नहीं मिलेगी। तो आप क्रिप्टो ट्रेड नहीं कर सकते, FNO ट्रेड नहीं कर और सकते। मेरे पास 1 लाख लमसम भी है, बाय द वे। 1 लाख लमसम भी है। ठीक है। देखिए 1 लाख लमसम है तो आप गोल्ड में डाल सकते हो, पूरा? पूरा भी डाल सकते हो क्योंकि ये लंबी रेस का घोड़ा है। ठीक है। ठीक है, आज गिरेगा, हर साल गोल्ड अगर आप देखोगे 5-7 हजार बढ़ रहा है, बढ़ ही जाता है। बेस्ट पार्ट ये चुपचाप बढ़ता है। और जैसे आपने लास्ट टाइम बोला था डिजिटल वे में भी ले सकते हैं डिजिटल उसको। वे में भी ले ठीक सकते हो, ETF वगैरह आ ठीक गए। है। आपने कभी एक चीज नोटिस करी है, एक बहुत ह्यूमरस सी बात बताता हूँ, जब गोल्ड गिरता है तब न्यूज वाले क्या लिखते हैं, सोना 200 पॉइंट फिसला। बिल्कुल। जब मार्केट क्रैश करती है तो क्या लिखते हैं, शेयर मार्केट धड़ाम धड़ाम। धड़ाम। ये पॉइंट ऑफ व्यू का डिफरेंस देख करेक्ट, रहे हो? करेक्ट। लाखों करोड़ों का नुकसान हुआ। क्योंकि करेक्ट। उनको भी पता है गोल्ड ऊपर जाएगा ही जाएगा, इसलिए वो लिखते हैं फिसला। गोल्ड हुआ सस्ता, तो उनको भी पता है ऊपर जाएगा ही जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल, वह लिखिए मार्केट धड़ाम हो गई, लोग हो गए लाखों डूब गए, अरे बिल्कुल। वो वैल्यूएशन कम हुई है यार। करेक्ट, करेक्ट। चलो वापस आते हैं अपने उस पे। अब अगर आपके पास 10,000 है तो आपके पास 3-4 ऑप्शन है। पहला देखो, निफ्टी अगर अभी की बात करते हैं, निफ्टी 23,500 के आसपास चली है, मोटा मोटा 23,200 23,300 के आसपास। 26,000 का हमारा अभी तक ATH लगा है। अगर ये यहाँ से ऊपर भी जाएगी तो आपको 12-13% टका देके जाएगी। ठीक है। FD देगी 7-8%, इन्फ्लेशन भी आप ढंग से बीट नहीं कर पाओगे। करेक्ट। बैंक निफ्टी इस टाइम चल रही है 50,000 के आसपास, 55,000 का मोटा मोटा ATH मानता हूँ, तो भी 10% यहाँ से देकर जाएगी अगर रिबाउंड होता है। ठीक है। एक सेक्टर मैंने बोला था IT सेक्टर, क्योंकि उसमें अब एम्प्लॉइज वापस से आने शुरू हुए हैं। करेक्ट। और आपने एट्रिशन का भी समझाया। एट्रिशन का भी समझाया, जब वापस से वर्कफोर्स बढ़ रही है। एसेंचर के रिजल्ट्स अच्छे आए। ठीक है। इन्फी स्ट्रॉन्ग है, TCS स्ट्रॉन्ग है। ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली मैं आपको एक क्लू देता हूँ, TCS का पुरानी बैक हिस्ट्री उठाकर सुनो। जहां पर भी TCS ट्रेड कर रहा है और जिस भी पॉइंट पे रेट पर वो बायबैक करेगा, कभी भी वो रेट आएगा ही आएगा। वाह।
गुड इनसाइट। 3800-3700 के आसपास टीसीएस ट्रेड कर रहा था, 1.5 साल पुरानी 2 साल पुरानी बात है। टीसीएस ने 4400 का बायबैक मारा, ठीक है, आज 4400 टच हो गया, करेक्ट। क्योंकि कंपनी को पता है उसकी वैल्यू क्या है, वो उसी रेट पे बायबैक करती है वो। और टीसीएस 3800 से पहले 3200 गया, फिर वापस 4400 आया। जिसने बायबैक देखकर सोचा कि ऊपर जाएगा वो भी प्रॉफिट में निकला, करेक्ट, क्योंकि टीसीएस डेली ट्रेडिंग वाला नहीं है, ठीक है, वो लंबी रेस का घोड़ा है। ठीक है, तो पहला आप आईटी 20 में डाल सकते हो, ठीक है, वाओ, निफ्टी 20 में डाल सकते हो, ठीक है, 12 13 ठीक 15%, बैंक निफ्टी 20 में डाल सकते हो। ये ऐसे हैं, आज गिरेगा, कल गिरेगा, परसों गिरेगा, उठेगा। मैं इंडिया के लिए एक बात बोलना चाहता हूँ, ये इंडियन मार्केट है, आज गिरेगा, कल संभलेगा, परसों उड़ेगा। नोबडी कैन स्टॉप, नोबडी। रशिया यूक्रेन होता हो, इजराइल ईरान होता हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम ग्रो करेंगे। इंटरनल मैटर्स ये वो छुटपुट जीएसटी, ये वो जीएसटी का रेट कहीं भी लेके चले जाओ, कंजप्शन होगा ही होगा। मूवी के चार्जेस जहाँ पहले 100-150 रुपये आते थे, अभी 200, 250, 300 रुपये की मूवी टिकट आती है। पीवीआर ग्रो कर रहा है, पॉपकॉर्न बेच रहा है। Perfect. फ्लाइट्स की टिकट देख लो, पहले 3-4 हज़ार की आती थी, अभी दिल्ली मुंबई 5-5, 6-6 हज़ार की फ्लाइट आ रही है, तब भी फ्लाइट फुल है, वहाँ पे भी लोग सैंडविच वगैरह खरीद रहे हैं। गॉट इट, इंडिगो क्वार्टर पे क्वार्टर ऑन देके जा रहा है। एनपीए भी डाउन आने शुरू हो गए, क्योंकि अच्छे बैंकिंग बिल्स इंट्रोड्यूस करे। इनफैक्ट एफएम ने ही खुद बोला कि भैया हमने किंगफिशर से डबल वसूला है, तो वो वापस से एनपीए कवर हुए ना, जिसकी वजह से पीएसयू भाग रहा है। करेक्ट, तो आप ये 3 चीज डाल सकते हो। परफेक्ट, थोड़ा बहुत एचबीएल पावर हो गया, या अगर आपको स्टॉक स्पेसिफिक डालना है, सबसे बेस्ट एक चीज समझते हैं, डीमैट अकाउंट खुल रहे हैं। अभी नई पॉलिसी आई थी 1 अप्रैल से कि भैया इंश्योरेंस के लिए भी डीमैट जरूरी है, तो डीमैट कौन खोलेगा? आप बताओ कमेंट सेक्शन में, कौन खोलेगा? एक ही कंपनी है, 4 मोनोपोली लिस्टेड है, एमसीएक्स, सीडीएसएल, बीएससी और कैम्स। और इजी कर रहे हैं, कैम्स, ठीक है, चारों का चार्ट देख लो, ठीक है, चारों एटीएच पे खड़े हुए हैं अपने। करेक्ट, और अभी एक और एनएससी भी इनका भाई आने वाला है थोड़े टाइम में, और हो सकता है थोड़े टाइम में एनसीडीएक्स वगैरह भी आ जाए, राइट? चारों अच्छे खासे मोमेंटम में चल रहे हैं। वाओ, थोड़े से पैसे अब जो आपके पास बचते हैं, जो अच्छे आईपीओज आ रहे हैं, उनमें एक बारी को अपना लक आजमा सकते हो, गॉट इट, वो तो लक के ऊपर बात है। गॉट इट। मेरा फाइनल सवाल है, क्योंकि आपने अभी मेंशन किया एफएम, तो हमारे देश के एफएम मेरे बहुत फेवरेट है। मैं चाहूँगा कि जाते जाते आप कुछ अच्छे शब्द हमारे एफएम के लिए बताएं, और लोगों से भी मैं कहूँगा कमेंट्स में, आप हमारे फाइनेंस मिनिस्टर, क्योंकि वो मेरी बहुत फेवरेट है, आप भी अपने कमेंट्स में बताएं। तो जाते जाते कुछ शब्द। देखो यार, जो चीज़ आपके हाथ में है आप उसे कंट्रोल कर सकते हो, जो चीज़ आपके हाथ में नहीं है उसे कंट्रोल नहीं कर सकते। मैं गाड़ी चला रहा था, सामने वाला बहुत तेज चला रहा था, बहुत तेज, मैं उसे नहीं रोक सकता, मैं अपनी स्पीड कंट्रोल कर सकता हूँ। मैं नहीं कह सकता एफएम को जाकर कि भैया टैक्स कम करो, मैंने ट्विटर पे भी लिख सकता हूँ, पीआईएल भी डाल सकता हूँ, करना उनको वही है जो उनको करना है। देखो टैक्सेस आगे भी बढ़ेंगे, और आगे भी बढ़ेंगे, और आगे भी बढ़ेंगे। आप क्या फोकस कर सकते हो कि आप अच्छा सीखो, उसको अच्छा यूज़ करो, उससे थोड़ी बेटर अर्निंग्स करो। एक बुक है रिच डैड पुअर डैड, वो क्या बोलता है, उनके पुअर डैड बोलता है कि भैया मैं 1 लाख रुपए कमाऊंगा तो मैं 10,000 बचाऊंगा। रिच डैड बोलता है कि भैया मैं 10,000 बचाने के बारे में नहीं सोच रहा, मैं 1 लाख से ऊपर कैसे कमाऊं, मैं उसके बारे में सोच रहा हूँ। जब आप सोच रहे हो कि भैया ये बंदा ग्रो कर रहा है, ये बंदा ग्रो कर रहा है, सोचो मत, उनसे बात करो, एडवाइस करो। अभी जैसा अभी मैं एक एग्जांपल देता हूँ, हमारे एक मित्र है अरुण, उनका इंस्टाग्राम अच्छा चल रहा है, मेरा इंस्टाग्राम उतना नहीं है जितना मेरा यूट्यूब और ट्विटर है। मैंने उनसे बात करी, मैंने कहा भाई कुछ टिप्स वगैरह दे दो, उन्होंने एडवाइस करा। तो आप अगर देख रहे हो कि भाई एफएम टैक्सेस बढ़ाती जा रही हैं, जीएसटी बढ़ाती जा रही हैं, आप उनसे जाकर ये थोड़ी बोलोगे, और बोल भी दोगे तो वो नहीं करने वाली, वो जो पूरी काउंसिल है वो अपने हिसाब से देखेगी। आप फोकस करो कि आप अपनी इनकम कैसे मैनेज कर सकते हो, कहाँ सेव कर सकते हो, कहाँ इन्फ्लेशन को बीट कर सकते हो, कहाँ मार्केट्स को अच्छा रिटर्न दे सकते हो, वो सिर्फ सीखने पर ही आने वाला है। वाओ, सो थैंक यू सो मच विभोर, आप वापस आए। एंड दोस्तों आपको कैसा लगा बिल्कुल बताइएगा, बिकॉज इस पॉडकास्ट से हमने 2 चीज़ें समझ ली हैं। पहली चीज़ है कि मार्केट किस तरह से बिहेव कर सकता है 2025 में, एंड सेकंड कि किस प्रकार से कुछ क्वेश्चंस का डिप्लोमेटिकली आंसर करना चाहिए ताकि पॉलिटिक्स में अच्छा करियर बन सके, ये भी हम